हेलो हेलो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड क्लास 12। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12। ओके, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में लिविंग वर्ल्ड से बातें होंगी। तो जो लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास, वो पहले किससे बना है। तो लिविंग वर्ल्ड में ये जो वर्ल्ड है, उसके पहले तो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स विथ फैट्स, उससे मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल और कंबाइन हुआ है तो सेल्स बने हैं। सेल्स भी दो तरह के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल्स बने टिश्यू भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, 4 तरह के, न्यूरल, विथ मस्कुलर, विथ एपिथेलियल। ये सब हमारे आसपास, ये सब हमारे बॉडी में बने हुए हैं। एपिथेलियल विथ कनेक्टिव। टिश्यूज के बाद होते हैं ऑर्गन के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करने लगेंगे तो सिस्टम, और सिस्टम से बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आसपास आएंगे तो बनेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग सेम एरिया। मतलब वो स्पीसीज जो सेम एरिया में है। वो सारे स्पीसीज जो एक साथ हैं, और जैसे हम हैं और मेरे जैसे और इंसान हैं, तो वो पॉपुलेशन हुए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, पॉपुलेशन के साथ कम्युनिटी बनेगा। कम्युनिटी मतलब उसमें एक ही तरह के जानवर नहीं होंगे। हम हैं, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, काऊ है, बुफेलो है, डॉग है, तो इस सब को कम्युनिटी बोलेंगे। इसमें सेम स्पीसीज हैं। अब इसमें डिफरेंट स्पीसीज, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट ईच अदर। कम्युनिटी, जैसे बहुत सारे स्पीसीज आ गए, कम्युनिटी के बाद बनेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यहाँ पे दोनों लिविंग है। इकोसिस्टम में लिविंग विथ नॉन लिविंग आ जाएगा। लिविंग विथ नॉन लिविंग। इकोसिस्टम में दोनों जानवर रहेंगे, लिविंग भी रहेंगे, नॉन लिविंग भी रहेंगे। ठीक है। और अब आगे कौन आएगा? जैसे इकोसिस्टम के बाद आ गया बायोम। जो बहुत सारे मल्टीपल इकोसिस्टम, जैसे इकोसिस्टम पानी का हो गया, हवा का हो गया, समुद्र का हो गया, डेजर्ट का हो गया। मल्टीपल इकोसिस्टम टुगेदर, उसको बायोम कहते हैं। और बायोम इंडिया में इन इंडिया 4 मेजर बायोम्स, 4 मुख्य बायोम्स हैं। पहला कौन है? सी कोस्ट। दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमेशा ही बारिश होती रहती है। वो फॉरेस्ट जो बारिश की वजह से जन्मा है। सी कोस्ट मतलब समुद्र का तट, इंडिया
का 2 साइड समुद्र से घिरा है, और ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट और डेजर्ट। राजस्थान में डेजर्ट भी था। डन। अब अब ये जो यूनिट है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। यहीं पे लिख देता हूँ। इस यूनिट को बोला जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बेसिकली इकोलॉजी बोलते किसको हैं, ये पहला नंबर तो ये बात रखिए कि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। मतलब 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ है तो उनमें जो इंटरेक्शन होगा लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। अब बेसिकली जो इकोलॉजी है इसके 4 वो हैं एस्पेक्ट कह लो कि या 4 लेवल है। इकोलॉजी के 4 लेवल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इकोलॉजी का संबंधी ये इन 4 लेवल से। पहला लेवल है पॉपुलेशन, दूसरा कम्युनिटी, पॉपुलेशन से मिल कम्युनिटी। तीसरा है इकोसिस्टम और बायोम। क्लियर है? इकोलॉजी इन 4 से डील करता है, ठीक है। और मुझे लगता है मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, मेरे पास तो है बुक। देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहाँ पे है। आवर लिविंग वर्ल्ड इज अ फैसिनेटिंग डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारा जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बहुत डाइवर्स है और बहुत कॉम्प्लेक्स। इसमें तरह तरह के जीव हैं, जंतु है, जितनों को हम देख सकते हैं, कितनों को हम नहीं देख सकते। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है? जब हम बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या बायोलॉजिकल लेवल पे जाकर देखेंगे। एक मिनट, अब क्लियर है? कहाँ थे? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिविंग वर्ल्ड, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है? बहुत सारे लेवल पे जाकर देखना होगा। जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू। पहले माइक्रो मॉलिक्यूल जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, डीएनए, आरएनए। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। ठीक है, आगे। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम 2 तरह के सवाल पूछ सकते हैं। पहला है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेवल है, चाहे इकोसिस्टम है या सेल है, टिश्यू है, 2 तरह के सवाल। पहला है क्यों और पहला है कैसे। पहला है क्यों और कैसे। जैसे अगर एक बुलबुल सुबह सुबह, कोई एक कोयल अगर गाना गा रही है तो पहला सवाल रहेगा कि कैसे गाना गा रही है, हाउ। दूसरा सवाल है क्यों गा रही है, वाई। तो हाउ जो सवाल है ना वो दिमाग में लाता है कि मैकेनिज्म, इंटरनल एनाटॉमी, कैसे बना है बुलबुल का जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स से आवाज़ निकलती है, तो बुलबुल का कैसे
गाना गा रही है। क्यों गाना गा रही है? तो क्यों से निकलता है कि ये प्रोसेस का क्या महत्व है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स। मैंने बोला ना कैसे गाना गा रही है, तो वो तो वॉइस बॉक्स बताएगा। उसका जो वाइब्रेट कर रहा होगा बोन जो उसके नेक में होगा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि क्यों गा रही है, तो गाना क्यों गाएगी? या तो वो गाना तो शौक के लिए गाए नहीं, हमारे मनोरंजन के लिए। हो सकता है वो कम्युनिकेट करना चाहती हो अपने साथियों से। जैसे हम बोलते हैं तो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो गाना गाकर कम्युनिकेट करना चाहती है कि ब्रीडिंग सीजन आ गया है अब। तो अब यहाँ पे व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर around with a scientific frame of mind you will certainly come up with many interesting question board type। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट? ये क्वेश्चन हो सकता है। जो फ्लावर रात में ग्रो करते हैं तो वो वाइट क्यों रहते हैं? तो आप सोचो वाइट क्यों होंगे? वाइट होंगे इसलिए क्योंकि वाइट से देखो रात में अगर वो डार्क हो गए तो पहले ही रात में कुछ नहीं दिखता, और डार्क हो गया या रेड हो गया वायलेट हो गया तो नहीं दिखेगा। वाइट दिख सकता है मे बी। और वाइट से फ्रेगरेंस आती है बहुत सारी। वाइट फ्लावर से बहुत सारी फ्रेगरेंस आती है, तो हो सकता है बर्ड्स स्मेल से अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास डेट इकोलॉजी एक सब्जेक्ट। मैंने बताया इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो डील करता है ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन का और बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो एक इकोलॉजी होगा कि आप और आपके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स आपके आसपास है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो। और आप हैं और आपके घर में टीवी है, सॉइल है, एयर है, उससे एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो मैंने बताया था इकोलॉजी 4 लेवल से बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम। चारों मैंने लिखवाया है और लिखा भी है कि इन चैप्टर में हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे। तो 2 टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म और एक और है पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं हम लोग नोट्स पे। मैं तो कहता हूँ इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ही कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं। कंक्लूजन पॉइंट में लिखवा दूंगा, ठीक है। देखिए इकोलॉजी, मैं नोट्स को भी निकाल लेता हूँ। रीडिंग करते जाइए। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिजमिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राई टू। बेसिकली इसमें दिया गया है कि जो नॉट, ये पॉइंट देखिए, नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। जो भी आसपास ऑर्गेनिज्म है वो बदलते हुए इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं बट रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ये मतलब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो पहला पहला प्रॉब्लम आएगा कि हमको सर्वाइव करना है, दूसरा आएगा कि हमको सर्वाइव के साथ रिप्रोड्यूस भी करना है। भले आपने पिछले क्लास में पढ़ा हो कि रोटेशन ऑफ प्लेनेट होता है, जिससे सर्दी आती है, गर्मी आती है, सन के रोटेशन, सन के नहीं प्लैनेट के रोटेशन से। और टेम्परेचर का क्या ड्यूरेशन रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा, सीजन का, ये सब सन अर्थ के रोटेशन से आती है। तो ये तो अर्थ रोटेट करता है तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन और बहुत सारे, जैसे इकोलॉजी कैसे फॉर्म होती है अर्थ के रोटेशन से। डेजर्ट बना है, रेन फॉरेस्ट बना है, टुंड्रा रीजन बना है, ठंडा वाला एरिया है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सर्दी है। नॉर्थ पोल पे सर्दी रहती है हमेशा, साउथ पोल पे क्योंकि वहाँ पे
अर्थ रोटेट करता है तब भी वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है। अब ये जो ग्राफ दिया है इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर का ग्राफ दिया है 30 डिग्री सेल्सियस तक। नीचे प्रेसिपिटेशन का दिया है 450 सेंटीमीटर तक। तो पहले प्रेसिपिटेशन देखिए, प्रेसिपिटेशन किसका ज़्यादा है? प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 4 और 50 के बीच में। तो सब मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हो रहा है, तो आप इसको लिख लीजिए। मैक्सिमम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर है, मिनिमम कहाँ पे हो रहा है? इस लाइन को पकड़ी, मिनिमम कौन है? एक तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, तो ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम और देखिए, ध्यान से देखें तो डेजर्ट, इसमें इतना गैप है, इसमें थोड़ा सा गैप, तो सबसे कम डेजर्ट में हो रहा है, डेजर्ट में सबसे कम हो रहा है। मिनिमम मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेन विथ स्नो, बर्फ़ भी गिर रही है, बारिश भी हो रहा है। अब देखिए ये लाइन पूरा मिनिमम मैक्सिमम देख लीजिए, और टेम्परेचर में मिनिमम मैक्सिमम देख लीजिए कि मैक्सिमम किसका है। मैक्सिमम आपको लगता होगा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेजर्ट पे, नहीं, डेजर्ट के लाइन से ऊपर भी एक लाइन है, ये पीली वाली लाइन 25, और ये तभी नीचे है। डेजर्ट देखिए, डेजर्ट नहीं, ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड है ये। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ग्रासलैंड पे, मिथ नहीं रखना कि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, नहीं, ग्राफ के अनुसार ग्रासलैंड में है। तो मिनिमम टेम्परेचर कहाँ है? आर्कटिक में और अल्पाइन टुंड्रा में। कैसे? मैं पहले लिख दिया हूँ, देखिए -10। इस लेवल पे देखेंगे, इस लेवल पे ये जो वर्टिकल लेवल है उस पे देखिए -10 ये है मैक्सिमम है। इस पे ये देखिए सबसे ज़्यादा ये है, सबसे कम डेजर्ट है। डेजर्ट में सबसे कम पानी होता है। ये क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, ठीक है। अब 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 एक और लाइन आता है, इसमें ज़्यादा पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही बस बोला है कि हमारे जो प्लेनेट अर्थ है, ऐसा ही नहीं कि कुछ जैसे फेवरेबल, जैसे लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल है हैबिटेट। ये नहीं बोल रहा है कि जहाँ पे सॉइल है, पानी है, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे भी लाइफ है, स्नो में भी लाइफ है, जंगल में भी लाइफ है, थर्मल स्प्रिंग में भी लाइफ है, हाई माउंटेन टॉप्स में भी लाइफ है, ये सब बता रहा है। जबकि बोल रहा है इवन आवर इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी सबसे ज़्यादा स्पीसीज की लाइफ है। और ऊपर फिगर दिया है बायोम का, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर देखिए, ये जो निक्के है इससे क्वेश्चन आता है, इसका मैं लिखवा दे रहा हूँ। सेम टू सेम एनसीईआरटी लाइन से नीके से सवाल आता है। मतलब नीके है क्या, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डिफिनीशन नोट करिए। मैं इजी वर्ड में लिखवा दे रहा हूँ।
मतलब नीके है क्या, मतलब कोई भी कंडीशन हो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, चाहे वो कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, रहने लायक हो या नहीं रहने लायक हो, उसका कंट्रीब्यूशन, जो भी उसके आसपास रिसोर्स है वो उसको यूज कर रहा हो और उसका एक रोल हो। फॉर एग्जांपल एक सी है, एक लेक है, उसमें एक बड़ी मछली है, छोटी मछली है, माइक्रोब्स हैं, उससे भी छोटे जो ऐसे माइक्रोब है जो दिख ही नहीं रहे, तो क्या सबका रोल नहीं है? सबका रोल है। अगर बड़ी मछली किसी वजह से डेड हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाएगी और वो ऐसे ही एक्यूमुलेशन होता रहेगा। तो जो माइक्रोब्स होते हैं उसको तोड़ेंगे, चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उस चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उनका एक फंक्शनल रोल है। छोटी मछली का काम है कि वो माइक्रोब्स को खाए, सी को साफ रखे, जिस भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में है। तो इस वो एक तरीके से वो नीके ही है। सब एक साथ, सबको एक साथ जोड़ोगे तो नीके कहोगे, एज सिंपल। क्लियर है? और अब नेक्स्ट टॉपिक है एबॉयटिक फैक्टर। मेजर एबॉयटिक फैक्टर, तो सबसे पहले ये याद रखना है, एक ट्रिक है कि कितने तरह के फैक्टर होते हैं। सॉइल, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, 4 तरह के फैक्टर हमको पढ़ना है। शुरू करते हैं टेम्परेचर से। लिखते ही लिखते वन, टेम्परेचर सबको चाहिए, प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, हमको चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर। सर्दी में गर्मी चाहिए, गर्मी में सर्दी चाहिए। एबॉयटिक फैक्टर, आप बोलोगे कैसे, कैसे टेम्परेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? पहला सवाल, तो पहला नंबर इंजाइम्स। इंजाइम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो 2x हो जाएगा इंजाइमेटिक रेट। मतलब जो इंजाइम पहले नॉर्मल काम कर रहा था, 10 डिग्री बढ़ाने पे वो दुगना स्पीड से काम करने लगेगा। और अगर वही टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं तो पहले वो नॉर्मल रेट से काम कर रहा था, अब वो आधे रेट से काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और पहला नंबर, इंजाइम का कोई एक पार्टिकुलर शेप होता है। देखिए, अगर इंजाइम इंजाइम जो है ना वो डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर मतलब ख़राब हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लो टेम्परेचर करते हैं, लो टेम्परेचर किए, एंजाइम का रेट कम हुआ, तो एंजाइम क्या हुआ है ना, रेट क्यों कम हुआ? क्योंकि कुछ एंजाइम इनएक्टिवेट हो गए। तो टेम्परेचर कम करने से एंजाइम इनएक्टिवेट होंगे, बस इनएक्टिवेट ओनली। एक होता है इनएक्टिवेट, उनका कोई स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा, पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इनएक्टिवेट हो गए, अगर स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा तो वो काम करेगा ही नहीं, वो एंजाइम ख़त्म। अब उसको रिप्लेस करो न्यू एंजाइम से। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम बस इनएक्टिवेट होगा। बेसिकली मैं डी नेचर का मतलब समझा रहा हूँ। कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। और डी नेचर का मतलब होता है ना, एंजाइम डी नेचर, डी नेचर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रॉन्ग स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो अब स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा तो टेम्परेचर नॉर्मल भी आ जाएगा ना। जैसे 10 डिग्री कम किया तो आधा एंजाइमेटिक रेट हुआ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 2x हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री बढ़ाने पे। तो अगर स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो वो फंक्शनल होगा ही नहीं, टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर। इसलिए अगर एक बार एंजाइम डी नेचर हो गया तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, टेम्परेचर लो हुआ है तो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। इनएक्टिवेट होने में और डी नेचर में अंतर है, मैं ये बताना चाहता था। अब 2 पॉइंट है, स्टीनोथर्मल
और एक पॉइंट है यूरी थर्मल। स्टीनोथर्मल, यूरी थर्मल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बताऊंगा। स्टीनो का मतलब होता है नैरो, यूरी का मतलब होता है ब्रॉड, ट्रू। टेम्परेचर से है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नैरो मतलब जो टेम्परेचर टॉलरेंस, जैसे इंसान है तो इंसान, जैसे ह्यूमन है तो इंडिया में आपको मालूम होगा कि कुछ आर्मी वाले सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे -30 डिग्री, -45 डिग्री वहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो संभव तो है। और कुछ 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल है आजकल, वहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो -45 उधर वो ग्लेशियर में, और 40 डिग्री, मतलब इतना वाइड रेंज है। ह्यूमन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेंस कर सकता है, ह्यूमन विथ बर्ड, तो उसको यूरी थर्मल कहेंगे। इसका एग्जांपल ले लीजिए, बर्ड्स भी होती हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती हैं। और वही स्टीनोथर्मल, जैसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप डाउन हुआ वो लोग विलुप्त होना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे फिश हुआ, मछली जिस तालाब में रहती है उस तालाब में अगर फैक्ट्री का गर्म पानी जाता है, जैसे बहुत सारे फैक्ट्री का पानी तालाब में जाता है, लेक में, रिवर में, तो वहाँ की आसपास की जो मछली होती है वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी हीट होता है, पानी में हीट होता है और वो हीट जाकर इकोसिस्टम को जो नेसेसरी है फिश के लिए उसको ख़राब करता है, तो फिश गायब हो जाते हैं। रेप्टाइल्स, छोटे मोटे जीव जंतु, उनको भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये था टेम्परेचर के विषय में। अब हम कर लेते इसकी एनसीईआरटी रीडिंग, में से कुछ है नहीं, एनसीईआरटी रीडिंग में वही बताया है, आइए पढ़ लेते हैं। Temperature is the most important ecologically relevant environment factor. You are aware that the average temperature of land varies seasonally, decreases progressively from the equator toward the pole. ये बताया कि इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, मतलब बीच से ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर घटेगा। फ्रॉम, अगर आप पहाड़ी इलाके में, बिहार में, यूपी में, तो टेम्परेचर नॉर्मल है। माउंटेन एरिया में चले जाएंगे, कश्मीर, लेह लद्दाख, टेम्परेचर माइनस में है। नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, सिंपल। यहाँ पे लिखा है कि इसका रेंज है सब जीरो से पोलर एरिया में, और हाई एल्टीट्यूड में 50 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल डेजर्ट में। हाई एल्टीट्यूड पोलर एरिया में 0 डिग्री से भी, सब जीरो, जीरो से भी नीचे, और ट्रॉपिकल डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर इज 600 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ जिसको थर्मल स्प्रिंग कहते हैं, वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और देखिए फैक्ट दिया है, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो नहीं कर सकते इन टेम्परेट कंडीशन लाइक कनाडा, जर्मनी। स्नो लिपोर्ड आर नॉट फाउंड इन केरल फॉरेस्ट। पहला ये बोला है कि जो मैंगो है, आम, वो कनाडा और जर्मनी वाले कंट्री में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा है। यार एक एवरेज टेम्परेचर तो दोगे ना आप। स्नो लिपोर्ड है, स्नो लिपोर्ड केरल के फॉरेस्ट में आपको कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बर्फ़ में रहेगा, उसको पोलर रीजन चाहिए। टूना फ्लैश आर रेयरली कॉस्ट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। You can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetic of enzyme. मैंने बोला ना, इंजाइम के रेट को डिफरेंट करता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 2x, हाफ करने पे हाफ। फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा है कुछ ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। यूरी थर्मल, ह्यूमन, बर्ड्स, यूरी थर्मल।
बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टीनोथर्मल। बहुत सारे स्टीनोथर्मल है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो मरना चालू कर देंगे। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइंड टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही बताता है कैसे वो अरेंज है। और यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कंसेप्ट में दिया है। अब वाटर पे चलते हैं। वाटर का भी ज़्यादा कुछ है नहीं यार, वाटर में भी, हाँ वाटर में है थोड़ा सा, बता देता हूँ। यहाँ पे भी दो टर्म मिले, वाटर में भी आपको दो टर्म मिलेंगे। स्टीनोहलाइन, यूरी हलाइन। फिर से बोलिए, स्टीनोहलाइन, यूरी हलाइन। यहाँ पे क्या था, स्टीनोथर्मल, यूरी थर्मल। स्टीनो सेम है, हलाइन थर्मल। थर्मल मतलब हीट, तो मालूम चल जाएगा लाइट से रिलेटेड है। हलाइन, हलाइन मतलब ओशियन में नमक होता है, सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट से रिलेटेड है। नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, वही है स्टीनो हलाइन, जो कम रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब अगर पीएच अप डाउन हुआ पानी का, जिस भी पानी में ऑर्गेनिज्म है, तो वो सहन नहीं कर पाएगा, डेड होना चालू कर देगा या भागना शुरू कर देगा। वही यूरी हलाइन है, वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश बहुत वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है, जबकि स्टीनो हलाइन में मैक्सिमम आते हैं। जैसे सैलिनिटी का बात करें, एक होता है इनलैंड वाटर, एक होता है सी वाटर, एक होता है हाइपर सेलाइन लगून्स। मतलब हाइपर सेलाइन लगून्स वहाँ पे जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो पानी को इकट्ठा करोगे तो नमक सबसे ज़्यादा होगा। सी वाटर में भी सैलिनिटी इतनी होती है, इनलैंड वाटर में सबसे कम। तो इनलैंड वाटर वाले स्टीनो हेलाइन में रहेंगे, और ये हाइपर सेलाइन लगून इसमें तो नहीं रह पाएंगे भाई, यूरी हेलाइन में रहेंगे। एज सिंपल एज डैट। नाउ लेट्स गो टू NCERT। डोंट वरी, लास्ट पेज है, इसमें टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, एबॉयटिक फैक्टर वाला। वाटर, अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और यहाँ पे बोला है कि वाटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, तो और वाटर डेजर्ट में लिमिटेड है, इसीलिए वहाँ पे कुछ स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं। और क्या है कि द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट का भी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर पे डिपेंडेंट है। और आपको पता होगा कि ओशियन में ऑर्गेनिज्म, लेक, रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। हाँ, एक जनरल सा बात है, आपको लगता होगा कि जो ओशियन है उसमें मछली रहती है, उसको कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी कि सैलिनिटी की दिक्कत होगी, जो पानी वो चाहती है वो नहीं मिल पाएगा उनको। होता है ना, हमको भी लगता है इतना 97% वाटर है तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं, होगा, क्योंकि ड्रिंकेबल पोटेबल वाटर नहीं है। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। पानी में रहने वालों के लिए वह पीएच केमिकल कंपोजिशन, वाटर की क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। कैसे वो क्वालिटी अच्छी है, नमकीन है, खारी है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एट सैलिनिटी पर पार्ट पर 1000 लेस देन 5। इनलैंड वाटर में 5 से कम है, सी में 30 से 35 है, और हाइपर सेलाइन लगून में 100 से ज़्यादा है। और यहाँ पे बताया स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन। और मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एनिमल।
मतलब जो आपके आसपास तालाब है, लेक है, उसमें जो जानवर हैं उसको अगर आप समुद्र में भेज देंगे तो हो नहीं पाएगा, समुद्र वाले को इसमें डाल देंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्योंकि हाइप ऑस्मोटिक प्रॉब्लम रियल है, पानी इधर उधर करने लगेगा। थर्ड है लाइट। लाइट में एक ही मेन है, पार। पार बोले तो फोटोसिंथेटिक लाइट। फिर से आ गया, अच्छा पहले टेम्परेचर आया था, सॉरी। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन मतलब लाइट में देखो, लाइट हमारे लिए दुनिया में लाइट क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट को ज़रूरत है लाइट, हमको भी ज़रूरत है, लेकिन प्लांट तो उससे खाना बनाता है भाई, फोटोसिंथेसिस कराता है, तो वो प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम अपने विषय में क्या पढ़ेंगे, लाइट विटामिन डी डी देता है वो, तो और भी भोजन दे सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर वाला लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और एक और ले लो, टर्म टर्म आएगा बीच में, स्कियोफाइट्स। सेडी सेडी प्लांट्स, वो प्लांट्स जो शेड में रहना पसंद करते हैं, उनको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, लाइट का कुछ पार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बड़े बड़े ट्री हैं, ये बड़े बड़े ट्री, अब यहाँ पे कुछ छोटे 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 छोटे, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इस पे तो नहीं पड़ेगी, इस पे थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, हल्का फुल्का। तो स्कियोफाइट वो होते हैं जो शेडी पार्ट में, जो प्लांट शेड में रहना पसंद करते हैं, हर्ब्स। और एक टर्म आएगा फोटो पीरियोडिज्म, फ्लावरिंग इन प्लांट्स। कितनी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए प्लांट को, और उसी से ब्रीडिंग सीजन भी डिफाइंड होता है, कब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। लाइट में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। और सॉइल लास्ट। सॉइल का क्या है, सॉइल जो है ना वो इडेपिक फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, इडेपिक फैक्टर का मतलब अगर इतना बड़ा सॉइल का पार्टिकल है तो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड कर लेगा लेकिन कम। मान लो बारिश हुआ, अब वो मिट्टी पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रही है, इतना बड़ा सबसे फाइन ये होल्ड करेगा। बारिश हुआ, वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रही है, बारिश हुआ, पानी ज़मीन में जाने के बदले, ग्राउंड में जाने के बदले लेक में चला गया, बह गया, रिवर में चला गया, ओशन में चला गया, तो कोई उसका यूजफुल नहीं होगा। अगर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे सॉइल के तो वो होल्ड कर लेंगे, तो ग्राउंड में पानी जाएगा, वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा, फ्यूचर में प्लांट उसको यूज भी करेगा। जैसे कुम्हार होता है, पॉट पॉट मेकर, वो फाइन पार्टिकल को यूज करता है सॉइल का, सॉइल के फाइन पार्टिकल को यूज करता है ताकि जो मटका बने उसमें पानी होल्ड हो सके। तो नेचर के रिलेटेड में क्या है, सॉइल जितना मोटा रहेगा वो पानी को होल्ड नहीं कर सकेगा, सॉइल जितना छोटा रहेगा वो पानी को होल्ड करेगा। इसीलिए देखो कि जब जब होती है ना फसल के लिए, ट्रैक्टर लेके वो जो पिच होती है ग्राउंड, उसको कोड़ा जाता है, तो कोड़ने के बाद जो मोटे मोटे टीले निकलते हैं उसको भी तोड़ा जाता है बाद में, ताकि वो छोटा छोटा हो तभी पानी रुकेगा। ठीक है, डन। और यहाँ तक डन है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, एबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या है, और रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, हो सके एडेप्टेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन भी शुरू कर सकते हैं पार्ट 2 में। अब हम लोग मिलेंगे, ये पार्ट 1 था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय।